नमस्कार। आज हमारा नया टॉपिक होगा संसद, जिसमें आज हम सबसे पहले राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम अगली टॉपिक में या समय अगर रहा तो इसी वीडियो में हम लोकसभा के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें कि संसद की, तो संसद के प्रमुख 3 स्तंभ माने जाते हैं। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, जिसको हम पहले ही आर्टिकल 52 में पढ़ चुके हैं। ठीक है। और एक अप्रत्यक्ष स्तंभ भी देखा जाता है मीडिया को, हालांकि इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता है। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले संसद की चर्चा करना, जिसमें हम आज का हमारा मुख्य फोकस होगा राज्यसभा। देखिए, संसद अगर बात करें तो एक अनुच्छेद है जो कहता है कि भारत की एक संसद होगी। वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 79। ठीक है। और जो अनुच्छेद कहता है कि भारत की एक राज्यसभा होगी, इसका जिक्र होता है भारत के आर्टिकल 80 में, और जिसमें कहा गया है कि भारत की एक लोकसभा होगी, जो संसद की जो प्रमुख अंग होंगे उसमें एक लोकसभा होगी, वो कहा गया है अनुच्छेद 81 में। तो इस तरह से संसद के 3 स्तंभ जो हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा आज पिछली वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में कर चुके हैं। इस वीडियो में अगर हम देखेंगे तो दोनों करने की कोशिश करेंगे, या तो फिर आज इसमें कम से कम राज्यसभा के बारे में ठीक ढंग से हम चर्चा पूरी तरह से कर लेंगे। तो हमने इसमें पॉइंट लिख दिए हैं जिसके बारे में हमसे इसके बारे में विवेचना करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है, पहले इसका गठन देख लेते हैं। इसमें गठन जो है 3 अप्रैल सन 1952 में इसका गठन हुआ था। अगर गठन आपसे पूछता है कहीं भी तो इसका गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक उसी समय अप्रैल में ही 17 अप्रैल सन 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था, और 3 अप्रैल सन 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। और प्रथम बैठक की अगर बात करें तो 13 मई 1952 को उसमें राज्यसभा का प्रथम बैठक हुई थी। अगर वही बात अगर की जाए लोकसभा में, तो लोकसभा में भी 13 मई सन 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। अर्थात ये कह लें कि ये दोनों बैठकें सेम हैं, एक ही डेट पे हुई हैं। बस गठन की बात अगर की जाए तो गठन जो है केवल आपका ये 13 अप्रैल को है और वो 17 को है। ठीक है। तो अगर हम अब पहली पॉइंट की चर्चा करें, जिसे मैंने लिखा है उच्च या दूसरा सदन, तो इसे हालांकि कहीं भी संविधान में इस तरह से वर्णित तो नहीं है, लेकिन इसे उच्च सदन भी कहते हैं। पहला सदन तो लोकसभा है, लेकिन इसे दूसरा सदन भी कहा जाता है। इसे उच्च सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक वरिष्ठतम लोगों का इसमें सामूहिक रूप से देखा जाए तो भाग लेते हैं, इसमें प्रतिभाग करते हैं और इनको उसमें स्थान दिया जाता है। तो इस तरह से गणमान्य लोग होते हैं। गणमान्य लोग कौन लोग, इसमें मैंने लिखा भी है, अगला टॉपिक इसमें कहीं होगा, मैंने पॉइंट दिया भी होगा, अगर नहीं है तो आप समझ लेते हैं। इसमें इसे उच्च सदन इस कहने का कारण ये है कि इसमें कुछ वरिष्ठ जनों को स्थान दिया जाता है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, और ये 12 सदस्य कहां से आते हैं, तो साहित्य से आते हैं, कला से आते हैं, और शिक्षा से आते हैं, और समाज सेवा से आते हैं। ठीक है। तो इस क्षेत्र से कला शिक्षा और साहित्य, कला शिक्षा और समाज सेवा से ये लोग इसमें आते हैं, और इन लोगों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब आगे की बात करें तो इसमें लिखा है विघटन। इसका विघटन अगर पूछा जाए आपसे कि विघटन कैसा होता है, तो इसका विघटन कभी नहीं होता है। ये अब पूरी तरह से अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल की अगर बात करें तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, न कि इसका। यह अनंत काल तक चलती रहती है। इसमें कहीं कहीं पूछ देता है तो बड़े भोलेपन से लोग जवाब देते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है।
और इनका कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल तो अनंत काल तक के लिए होता है, ये चलता रहता है। ठीक है, कार्यकाल की बात करें अगर तो इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, और अगर इसके कार्यकाल राज्यसभा की बात करें अगर, इसका कार्यकाल अनंत काल तक चलता रहता है। ठीक है, अब एक चीज और इसमें है कि लोक जन अधिनियम 1951 क्या है। देखिए, लोक जन अधिनियम 1951 जो है, इसमें 2003 में एक बात जोड़ी गई। वो क्या जोड़ी गई कि राज्य की कोई भी व्यक्ति उसी राज्य का एक तरह से नागरिक हो, पर्टिकुलर, ऐसी बाध्यता को हटा दिया गया। जैसे अगर उदाहरण से हम समझें अगर, तो मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो वे राज्यसभा में असम राज्य से चुन करके आए थे, जबकि आप जानते हैं कि वो पंजाब राज्य के रहने वाले हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि लोक जन अधिनियम 1951 में सन 2003 में यह संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया। और संशोधन में क्या कहा गया कि राज्य की मूल अवधारणा जो इसमें दी गई है कि जहां जन्म हुआ हो आपका, वहीं से आप जो है राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसी बात को इसमें 2003 में लोक जन अधिनियम 1951 में संशोधन करके उसे हटा दिया गया है। आप किसी भी राज्य के नागरिक हों और किसी राज्य से आप चुनाव लड़ सकते हैं। किसका? राज्यसभा का। अब इसमें देखिए अगली बात है कि 250 सीटों का बंटवारा किस तरह से होता है। तो अगर आप 250 सीटें देख लें तो इसमें से 238 सीटें राज्यों से और 238 सीटें राज्यों से और 12 सीटें आपकी मनोनीत से आती हैं, मनोनीत द्वारा आती हैं। जो 12 अभी मैंने बताया था, जो ये 12 मनोनयन द्वारा 4 क्षेत्रों से खेल तो नहीं है, कला को ही मान लिया गया है, कला, साहित्य, शिक्षा और समाज सेवा से आती हैं। एक बार हम देख लें कि शिक्षा ही है कि समाज से विज्ञान है। ठीक है, इसमें मैं एक संशोधन कर देता हूं। इसमें विज्ञान शब्द है, साहित्य है और उसके बाद कला है, विज्ञान है और समाज सेवा है। आप इन्हें याद रखें। इसमें शिक्षा नहीं है, मैं गलती से उसमें शिक्षा लिख दिया था। तो इन 12 सांसदों का जो मनोनयन होता है, जैसे इसमें अगर देखा जाए तो रेखा जी का मनोनयन किया गया है, सचिन तेंदुलकर का, वो खेल से संबंधित है लेकिन खेल को एक कला मानकर उनको भी इसमें मनोनयन की करके जगह दी गई है। और 238 सदस्य ऐसे होते हैं जो राज्यों से चुन करके आते हैं। इसमें से 238 में राज्यों में दिल्ली और पुडुचेरी के भी होते हैं। दिल्ली के कितने सदस्य? दिल्ली के 3 सदस्य और पुडुचेरी के 1 सदस्य भी इसमें चुनाव करके आते हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से है कि 250 सीटें यहाँ हैं। 250 सीटों में 238 सीटें बचती हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से होकर आती हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली से 3 सीटें, पुडुचेरी से 1 सीटें और 12 सीटें जो होती हैं वो गणमान्य लोग चुन करके आते हैं जो किसी क्षेत्र में अपना विशेष उपलब्धि हासिल किए हों, और वो होते हैं साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। तो अगली पॉइंट की ये बात करते हैं, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो सदस्यों का निर्वाचन की अगर बात करें तो राज्य की विधानसभाओं द्वारा, किसके द्वारा? राज्य की विधानसभाओं द्वारा इसका निर्वाचन होता है। कैसे? एकल मत संक्रमणीय योगदान पद्धति जो होती है, मत पद्धति जो होती है, जिसको हम राष्ट्रपति में खूब अच्छे से पढ़े हैं, वो लगभग हमारा 40 मिनट का वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किया है कि एकल मत हस्तांतरणीय पद्धति या संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। तो उसी मत पद्धति से, अर्थात एक ही व्यक्ति का वोट भिन्न भिन्न जो पदाधिकारी होते हैं जो चुनाव में भाग लिए हैं उनमें ट्रांसफर होता रहता है। तो इस तरह से इसका चुनाव जो होता है वो राज्यसभा के
निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है होता है, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो होता है उसका निर्वाचन होता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है। तो इस तरह से इनका निर्वाचन होता है। अब देखिए प्रथम राज्यसभा का निर्वाचन कब हुआ था, आप इनका जब जानते हैं कार्यकाल होता है, ये प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 लोग प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 लोग क्या होते हैं, 1/3 लोग क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं, अर्थात इन अपने पद से त्याग देकर बाहर होते रहते हैं। तो हर इस तरह से इनका देखा जाए तो इनका कार्यकाल जो होता है इनके सदस्यों का वो 6 वर्ष का ठहरता है। लेकिन 6 वर्ष का तो ठहरता है, लेकिन जो पहली गठन की गई थी जब इसका 3 अप्रैल 1952 को, तो फिर कैसे 2 वर्ष के लिए क्या हुआ था, क्या सबसे पहले कौन आहुति दिया था, तो इसमें एक सिस्टम चलाया गया था, चिट सिस्टम। जो मैंने लिखा है कि प्रथम राज्यसभा का निर्वाचन कैसे हुआ था, तो प्रथम राज्यसभा का निर्वाचन जब हुआ था और जब उसमें 1/3 की 2 वर्ष के अंदर जब रिटायरमेंट की बात करने की आई, तो उसमें क्या हुआ कि वो चिट सिस्टम चलाया गया था। चिट सिस्टम ऐसा सिस्टम था कि एक पर्ची पर आपको उठाना होता था, वो पर्ची अगर आपके हाथ में रिटायर किया जाती है तो आप जो है वहां से त्याग पत्र देते हैं, अगर नहीं आती है तो आप अपने पद पर बने रहते हैं। इस तरह से 1/3 लोगों को 2 वर्ष बाद ही इसी सिस्टम से रिटायर किया गया था। हाँ, ये बात अलग है कि पुनः आप चुनाव लड़ करके विधानसभाओं के माध्यम से वोट पा करके और अपना चयन होकर के फिर आप राज्यसभा के लिए सदस्य बन सकते हैं, वो बात अलग थी। अब इसमें देखिए सीटों का निर्धारण कैसे किया गया है, तो जो सीटों का निर्धारण किया गया है, सीटों का निर्धारण जो हुआ है वो इनके जनसंख्या के आधार पर हुआ है। कैसे हुआ है, जनसंख्या के जो आधार पर हुआ है उसमें राज्य की जनसंख्या, अगर आपके राज्य की जनसंख्या 50 लाख है, अगर राज्य की जनसंख्या अगर 50 लाख है तो क्या करना है आपको, प्रत्येक 10 लाख पर क्या होगा, 1 सीट मिल जाएगी आपको। कितनी सीट, 1 सीट। अगर आपकी जनसंख्या 50 लाख है राज्य की, तब राज्य की अगर जनसंख्या 50 लाख है तो प्रत्येक 10 लाख पर 1 सीट बनेगी। लेकिन अगर जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, अगर यही जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, अगर राज्य की यही जनसंख्या 50 लाख से अधिक है तो क्या होगा, तो जो यहां 10 लिखा गया था वो 20 हो जाएगा। वह 20 लाख पर क्या होगा, 1 सीट बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से इनके सीटों का निर्धारण किया गया है। अब लोकसभा की हम बात बाद में करेंगे, इसको भी हटा देते हैं। अब हम इनकी शक्तियों की बात कर लेते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा की अगर हम विधायी शक्तियों की बात करें तो विधायी शक्तियों में सबसे पहली शक्ति आती है गैर वित्तीय विधेयक के संबंध में जो शक्ति दी गई है राज्यसभा में। देखिए, जो गैर वित्तीय विधेयक के संबंध में जो राज्यसभा को शक्ति दी गई है, उस शक्ति में सारी शक्तियां लोकसभा के बराबर ही हैं। ठीक है, अगर वह वित्त विधेयक संबंधित कोई भी विधेयक नहीं है, तो अगर धन विधेयक से संबंधित कोई विधेयक आता है तो उसमें उसकी शक्ति थोड़ी कम की गई है, इसमें इसकी शक्ति सीमित की गई है। अगर धन विधेयक से संबंधित कोई प्रावधान इनके बीच में आता है राज्यसभा में, तो यह केवल 14 दिन तक उसे होल्ड कर सकते हैं और केवल सुझाव मात्र दे सकते हैं। इसमें कोई ये परिवर्तन नहीं कर सकते हैं राज्यसभा के सांसद। ठीक है, और आगे बात करें, अगर संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो संविधान संशोधन विधेयक में इनको शक्ति लोकसभा के बराबर दी गई है। इसमें अगर बात करें इसमें शक्ति, इनकी शक्ति लोकसभा के बराबर की शक्ति दी गई है। ठीक है, इस तरह से अगर हम इनकी विशिष्ट शक्तियां, ये हो गई इनकी विधायी शक्तियां। गैर वित्तीय विधेयक के संबंध मैंने बताया कि शक्ति लोकसभा के बराबर है। धन विधेयक के संबंध में मैंने बताया कि शक्तियों को सीमित किया गया है। और संविधान संशोधन विधेयक में बताया कि शक्तियां लोकसभा के बराबर दी गई हैं। अब आती है बात विशिष्ट शक्तियों की। तो विशिष्ट शक्तियों में आर्टिकल 249 के तहत क्या है,
आर्टिकल 249 के तहत ये है कि अगर जो आपकी राज्यसभा है, अगर अपने उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 बहुमत से, उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 बहुमत से मत ये पारित कर दे, तो क्या होता है कि राष्ट्रीय विषय पर जो है संसद कानून बना सकती है। ठीक है, किससे? अगर 2/3 बहुमत से मत और उपस्थित और मतदान के 2/3 बहुमत से यह एक विधेयक पारित कर दे कि यह विषय, जो राज्य का यह विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का है, तो इस पर संसद कानून बना सकती है। ये हो गई उसकी विशिष्ट शक्तियां। और आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति दी गई है। उसमें यह भी शक्ति दी गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्य जो होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी राज्यसभा आर्टिकल 312 के तहत कर सकती है। अब समान शक्तियों की बात करें तो समान शक्तियों में कई सारी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेना भी उसकी शक्ति है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना भी उसकी शक्ति है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना भी उसकी शक्ति है। इस तरह से अगर देखा जाए तो राज्यसभा की शक्तियां हैं। हम आपको बहुत सारगर्भित तरीके से बताने का प्रयास किए। अगर आपको समझ में आया तो आप जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।